So I want to present everyone the topper of BPSC AE. यहाँ पर रैंक 1 है हमारे साथ। ये भी मैं आपको बताना चाहता हूँ, सर ने इतने सारे एग्जामिनेशन क्रैक किए हैं, इंजीनियरिंग सर्विसेज ऑफिसर हैं, BHEL PSU में काम कर चुके हैं, और अभी रिसेंटली एग्जाम का रिजल्ट आया है BPSC AE का। एंड वी हैव हियर रंजन किशोर जी, द ऑल इंडिया रैंक 1। तो सर सबसे पहली बात आप ये बताइए कि जब ये रिजल्ट आया था तब पहली बात ये उतना एक्सपेक्टेड नहीं रहा होगा, वो दिन कैसा था, क्या हुआ था, कुछ बताइए उसके बारे में। सर वो दिन मतलब ठीक था। पहले तो रिजल्ट को लेके असमंजस बना हुआ था कि रिजल्ट 14 तारीख को आएगा या 15 को आएगा। कुछ लोग बोल रहे थे कि 14 को आएगा, कुछ बोल रहे थे 15 को आएगा। तो सर ठीक था, मैं 15 ही एक्सपेक्ट कर रहा था कि ठीक है 15 जुलाई को रिजल्ट आएगा। तो नॉर्मली मैं काम करके आया, और उसके बाद मेरा एक जूनियर है गौतम सिंह, उसने मुझे मैसेज किया, कांग्रेचुलेशन भैया। मुझे लगा रिजल्ट आ गया। मैंने बोला कि रिजल्ट आ गया क्या? तो उसने बोला नहीं रिजल्ट नहीं आया, बट आप टॉप 10 में रहिएगा, उसने ऐसा बोला। आई वाज लाइक जैसी बात है, मैंने बोला यार जब तक रिजल्ट नहीं आएगा तब तक ऐसा कुछ नहीं मैं सोच रहा। फिर उसके बाद इवनिंग में मुझे कॉल आया मेरे स्कूल फ्रेंड, मेरे कॉलेज फ्रेंड का। उसने मुझे बताया कि यार तू टॉप कर गया BPS में। लाइक मजाक मत करो यार प्लीज। तो फिर उसके बाद BPSC टॉप 10 की लिस्ट निकालती है पहले, रिजल्ट के पहले। तो उसने मुझे वो भेजा, बोला नाम देख ले। फिर मैंने नाम देखा, मुझे लगा ठीक है और भी नाम हो सकते हैं रंजन किशोर से। फादर्स नेम था वो मैंने लिखा, फादर नेम नहीं था, फिर भी मुझे विश्वास नहीं हुआ। नहीं ऐसा नहीं हो सकता। फिर मैंने रोल नंबर देखा, तो रोल नंबर मुझे याद नहीं था क्योंकि बहुत पहले मेंस दिया था, और इंटरव्यू हुआ था अप्रैल में, बट उतना ध्यान नहीं था। तो मैंने लैपटॉप खोला, रोल नंबर मिलाया, बहुत ध्यान से एक एक डिजिट मिलाया कि हाँ मेरा ही है ना, पहले कंफर्म हो लेता हूँ। फिर जब हो गया कि हाँ मेरा ही है, तो मैं भी शॉक था, मतलब लाइक ये कैसे हो गया। ठीक है, वो एक खुशी का माहौल था बट शॉकिंग भी था कि हाँ। फिर मैंने फोन लगाया, अपने भैया को बताया कि भैया BPSC का रिजल्ट आ गया है। तो भैया कैजुअली पूछा ठीक है कितना रैंक आया? मैंने बोला रैंक 1 आ गया है। तो भैया तो मतलब वो भी शौक थे कि रैंक 1 ले आया। फिर मैंने अपनी मम्मी को बताया, मम्मी बहुत खुश थी। मम्मी को कहा कि ठीक है तुमने जो मेहनत की है उसका फल तुम्हें मिला है। तो फिर पापा को मैंने बताया, तो पापा ने भी यही पूछा कि अच्छा हो गया सिलेक्शन? उनका था कि हाँ ठीक है सेलेक्ट हो गया हूँ। फिर मैंने उन्हें बताया कि पापा रैंक 1 आ गई है। तो वो भी बहुत खुश हुए। फिर सारे दोस्तों के फोन आए। तो वो एक अच्छा मोमेंट था, मतलब उस रात में लिटरली सो नहीं पाया। सिर्फ फोन पे फोन आ रहे हैं, फोन और आपको भी एक लगता है कि हाँ मतलब ठीक है रैंक 1 आ गई है, तो थोड़ी सी नींद गायब हो जाती है उस दिन। वो एक अच्छा मोमेंट था, और अभी तक मुझे वही दिन याद है, 14 जुलाई। दैट वाज अ वेरी गुड मेमोरेबल मोमेंट फॉर मी। सही सर। तो ये मतलब आपको आप ESC की तैयारी कर रहे थे, आप PSU में जॉब कर चुके थे, आपको क्यों लगा कि आपको BPSC देना चाहिए? और फिर उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि BPSC की तैयारी कैसे की जाती है, तो थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। सर ऐसा तो ये वैकेंसी 2017 की है BPSC की। तो जब मैंने इसका फॉर्म भरा था दिसंबर 2017 में ही भर दिया था। तो उस टाइम पे तो ऐसा था कि ठीक है पहले तो कहीं जॉब लेना है। तो ऐसा ये नहीं था कि क्या मेन टारगेट तो मेरा ESC था, बट ठीक है BPSC भी आ रखा था, तो मैंने बोला ठीक है भर देता हूँ फॉर्म इसका। और इसका मेंस भी जो है वो मार्च 2019 में हो गया था, मतलब ESC मेंस के पहले इसका मेंस हुआ था। तो ऐसा मैंने उस टाइम पे इतना कुछ था नहीं कि BPSC क्यों देना है या नहीं देना। उस टाइम पे था कि ठीक है एग्ज़ाम आया है और अच्छा एग्ज़ाम है, स्टेट का एग्ज़ाम है, तो आई शुड गो फॉर इट। फॉर्म भर देता हूँ, मैं तैयारी कर ही रहा हूँ, फिर देखता हूँ। और आप जब एग्ज़ाम देते हो तो आप खुद भी एनालाइज कर पाते हो। तो उस टाइम पे जब मार्च में मेंस इसका शेड्यूल्ड हुआ था, तो मैंने यही सोचा कि ठीक है प्री तो ESC ऑब्जेक्टिव के बेसिस पे आप प्रिपेयर कर रहा था, तो प्री में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही थे सिविल के, सॉरी प्री में GS का था, तो उससे क्लियर हो गया था। तो जब मेंस का बात आया तो मैं सोचा कि ठीक है 2 महीने मेंस की प्रिपरेशन मैंने की है,
तो एग्ज़ाम देता हूँ और इससे पता लग जाएगा कि हाँ मैं कहाँ पे अभी स्टैंड कर रहा हूँ और मुझे कितना इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम हो, एग्ज़ाम एग्ज़ाम ही होता है, वहाँ का प्रेशर जो है वो हर एग्ज़ाम के जैसा ही होता है। तो ये सब सोच के मैंने बोला कि ठीक है मैं बीपीएससी के लिए अपेयर होता हूँ। फिर थोड़ा सा कोर्ट केस में ये चला गया, बीपीएससी का मेंस तो डिले हो गया प्रोसेस। उसके बाद फिर बीएससी का मेंस बीएचईएल डिजॉल्वेंट वेंट थ्रू। फिर फाइनली अप्रैल में इसका इंटरव्यू हुआ। तो जब इसका इंटरव्यू शेड्यूल्ड था तब मैंने बीएचएल छोड़ दिया था, मैं बीआरओ ज्वाइन करने वाला था। तो उस टाइम पे भी मेरे पास ये कोई माइंड में था कि क्या करना है, इंटरव्यू के लिए मैं जाऊँ या नहीं जाऊँ, क्योंकि आपका मेरा सिलेक्शन बीआरओ में हो चुका था तो वहाँ तो जा ही रहा था मैं। फिर मैंने अपने दोस्तों से बात की। तो सबने यही सजेस्ट किया कि नहीं, एग्ज़ाम अगर 2 स्टेज क्लियर किया है तो तीसरा स्टेज ऐसे मत छोड़ो, इंटरव्यू दो, बाद में देख लेना ज्वाइन करना है नहीं करना है, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। मैंने इंटरव्यू दिया और ठीक था, मतलब एक्सपेक्टेशन तो था ही कि हो जाएगा, इतना तो मेंस लिखने के बाद आइडिया लग जाता है कि होना है। बट रैंक 1 आना कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। हाँ, मेरे दोस्तों को भरोसा जरूर था। मैं जब मेंस दे रहा था तो मेरे जितने भी दोस्त थे सबने यही बोला था कि 1 to 10 में तो पक्का रैंक रहेगा। कहते हैं ना कि मतलब कभी कभी दोस्तों को लग जाता है लेकिन आपको खुद के पोटेंशियल पे विश्वास नहीं होता, लगता है नहीं यार इतने लोग एग्जाम दे रहे हैं, मतलब ऐसे कैसे आ जाएगी। और मेरे दोस्तों को बहुत क्रेडिट जाता है इसलिए, उन्होंने हमेशा मुझे मोटिवेट किया। मेरे जितने भी कॉलेज के दोस्त हैं, मतलब कभी भी मैं अगर मुझे लगता था कि नहीं तैयारी अच्छी नहीं चल रही है, तो मेरा जो रूममेट था सिद्धार्थ, वो ही वॉज विथ मी, उसने मुझे बहुत हेल्प किया है। और वो हमारे कॉलेज का टॉपर था। तो कहते हैं ना जब टॉपर्स कुछ एडवाइस करते हैं तो आप समझते हो, सुनते हो उनकी बातें। तो मुझे लगता था कि हाँ अगर सिद्धार्थ बोल रहा है कि मुझसे हो जाएगा, मतलब मैं कर लूँगा। उसने मुझे हेल्प करी है। फिर एक और था अंबुज कुमार सिंह, उसने भी बहुत हेल्प किया। वो कॉलेज टाइम में हमारा टीचर था। मतलब वो होता है ना सेमेस्टर एग्जाम के पहले कोई एक दोस्त होता है जो पढ़ा देता है और आप जाते हो और एग्जाम्स क्लियर करते हो। तो वो भी बोलता था कि नहीं तुम अपना प्रिपरेशन कंटिन्यू रखो, उसे छोड़ो मत। हाँ, मतलब दोस्तों का मोटिवेशन और बाकी तो आपके पेरेंट्स का होता ही है, मम्मी पापा का। मेरे भैया का, बड़े भैया का जो क्रेडिट है वो मैं भूल नहीं सकता। मतलब सारे एग्जाम्स में बीपीएससी का एग्ज़ाम 5 दिन चला था और 5 दिन उस गर्मी में, क्योंकि मार्च में गर्मी रहती है पटना में, तो उस गर्मी में मुझे बाइक से ले जाना, अराउंड 6-7 किलोमीटर का डिस्टेंस था, बाइक से ले जाना फिर लेकर वापस आना। तो भैया ने मेरे पीछे बहुत, मतलब बहुत लगे रहे, हमेशा मुझे मोटिवेट किया। और वो हमेशा बोलते थे कि तू तू कर सकता है, तू ऐसा मत सोच कि टेस्ट में कम नंबर आ गए तो नहीं होगा, इम्प्रूव कर लेगा, मुझे भरोसा है तुम कर लेगा। और उनकी बात सच निकली। जो भी चीज़ें होती चली गई, सिलेक्शन होते चले गए। सही बात है बस सर। यही है आपके कि लाइफ आप में लगे कितने रहना है। सारे लोग आपके पीछे सपोर्ट रहते हैं, आप खुद एक टॉपर बन जाते हैं, आपका रिजल्ट आ जाता है, आपकी नौकरी लग जाती है, पर लोग वो ही जानते हैं, जो लोग आपको सपोर्ट किए रहते हैं, आपके दोस्त, आपके फैमिली मेंबर्स, वही जानते हैं कि कितनी सारी चीजें हमने देखी हैं, कितने बार गिरे हुए को उठाया है, कितने बार मोटिवेट किया है। बिल्कुल बिल्कुल। एक कहते हैं ना कि हर सक्सेसफुल आदमी के पीछे किसी न किसी का हाथ होता ही है। तो वो किसी का भी हो सकता है, आपके पेरेंट्स का हो, आपके भैया का, आपके दोस्तों का हो, बट कोई तो चाहिए आपको मोटिवेट करने वाला, क्योंकि इतना लंबा एग्जाम होता है, प्री मेंस फिर इंटरव्यू। ऐसा नहीं है कि हर टाइम पे चाहे कोई कितना भी सेल्फ मोटिवेटेड हो ले, लेकिन एक फेज ऐसा आ ही जाता है जब आप थोड़ा सा फील करने लगते हो डाउन, तो उस टाइम पे कोई तो चाहिए होता है उठाने वाला। और वहाँ पे आप अपने पेरेंट्स से बात करें या फिर अपने दोस्तों से बात करें। अगर आप, कभी कभी होता है कि कुछ चीज़ें हम पेरेंट्स से नहीं शेयर कर पाते हैं, तो वहाँ पे दोस्त हैं, आप अपने दोस्तों को शेयर करें, अच्छी एडवाइस दोस्त देते हैं, बताते हैं कि हाँ ठीक है तो ऐसे ऐसे करो, ये मत करो। और मैं तो सर, जो मेरे कॉलेज फ्रेंड्स हैं वो मुझे जानते हैं, मैं मिस्टेक्स बहुत करता था कॉलेज में, बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स करता था। कैलकुलेशन मिस्टेक
मतलब मैं कॉलेज में फेमस था कैलकुलेशन मिस्टेक्स के लिए, मेरे कॉलेज के फ्रेंड सारे ये जानते हैं। और वहाँ के बाद से इम्प्रूव करना मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग था। जब मैं ईएससी की तैयारी में आया तो ईएससी मेंस के बारे में सब जानते हैं कि कितना फास्ट आपको कैलकुलेट करना होता है, लिखना होता है। और ऐसा नहीं है कि आसान क्वेश्चन होते हैं, कभी कभी आपको सोचना भी पड़ता है कि इसको कैसे टैकल करना है। तो उसमें जब मैंने बताया, मेरा जो रूममेट था सिद्धार्थ, उसने बहुत हेल्प की। उसने मुझे बताया कि तुम्हारा मिस्टेक हो क्यों रहा है। कभी कभी आप एनालाइज नहीं कर पाते खुद को कि आप कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। तो उसने मुझे बताया कि तुम देखो यहाँ पे मिस्टेक कर रहे हो ये चीज़ों में, इसको यहाँ पे थोड़ा धीरे करो, यहाँ पे थोड़ा तेज करो। तो ये सब चीज़ें क्लियर होती गई। थोड़ा मैंने भी इम्प्रूव किया, मैंने अपने मिस्टेक्स को कॉपी में लिखना शुरू किया। मेरे 2 कॉपी भर गए थे सर मिस्टेक से। मतलब मैंने बेसिक बेसिक मिस्टेक्स, अगर मैं कोई कैलकुलेशन मिस्टेक भी करता तो मैं उसे कॉपी में नोट कर लेता था कि हाँ मैंने की है कैलकुलेशन मिस्टेक और मुझे यहाँ पे स्लो करना है। तो जो भी चीजें थी, वही है ना सर, यही तो डिफरेंशिएट करता है एक टॉपर को बाकी लोगों से। कई लोग वो मिस्टेक्स की वजह से सोचते हैं कि ये मेरे लिए नहीं है, और आप जैसे लोग हैं वो लोग इन्हीं मिस्टेक्स को स्टेपिंग स्टोन्स मान के आगे बढ़ते जाते हैं और फिर टॉप करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आपको अपना मिस्टेक्स को देखना है कि आप कहाँ कर रहे हो। भले ही वो एडिशन मिस्टेक भी क्यों ना हो, आपने कुछ चीजें ऐड की, वो मिस्टेक हो गया, ठीक है। अगर वो एक बार हो गया तो हो सकता है कभी कभी ह्यूमन एरर हो जाता है, बट अगर आपसे रिपीटेडली हो रहा है तो आपको केयरफुल रहना है। तो मैं लिख लेता था कि ठीक है, क्योंकि मुझे ऐसा था कि अगर मैं कोई चीज़ें लिख लेता हूँ तो वो मेरे दिमाग में बैठ जाता है, मैं अलर्ट हो जाता हूँ वहाँ पे। तो मेरे लिए वो सूटेबल था, तो मैं लिख लेता था। तो हर आदमी के लिए अपने आप को एनालाइज करें कि कौन सा वे, कौन सा तरीका आपके लिए बेस्ट है। कॉपी ना करें किसी को भी कि इन्होंने ऐसा किया तो मैं भी ऐसा करूँ। आप खुद को एनालाइज करें, खुद को देखें कि कुछ मेरे फ्रेंड्स ऐसे हैं जिनका मतलब वो बहुत शार्प था माइंड। तो वो एक बार गलती करते तो उनके दिमाग में बैठ जाती वो चीज़। वो उसी स्ट्रेटेजी को फॉलो करते थे, अपनी गलती को देख लेते थे बस एक बार, और सक्सेसफुल भी है। वो भी दोस्त मेरे साथ बीआरओ में काम कर रहा है। तो बट मेरे साथ ऐसा नहीं था। मैं अगर मैंने गलती की है, मैं देख लूँगा तो मैं भूल जाऊँगा, मैं जानता हूँ। तो मैंने लिखना शुरू किया। मैंने देखा कि नहीं, मैं लिख के याद कर सकता हूँ बेटर, अच्छे से। तो वो चीज़ मेरे लिए काम आई। तो अपने आप को एनालाइज करें, सेल्फ देखें कि आप अपने आप को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। और हो सकता है कि पहली बार में आप बेस्ट सॉल्यूशन पे ना पहुंचे, बेस्ट वे पे ना पहुंचे जिससे आप इम्प्रूव कर सकते। बट ठीक है, आप एक तरीका अपनाएं, उसे इम्प्रूव करने की कोशिश करें। थोड़ा इम्प्रूवमेंट होगा या नहीं होगा। अगर नहीं होता है तो आपको दूसरा तरीका सोचना पड़ेगा। लेकिन अगर आप ये सोच के बैठ जाएंगे कि मिस्टेक हो रहा है, मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ, चलो किसी और का देख ये इसने जैसे किया मैं वैसे कर लेता हूँ, तो फिर दिक्कत हो सकती है उसमें। मतलब हो सकता है आप इम्प्रूव ना कर पाए। धीरे 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 बहुत कुछ जानने को मिल रहा है कि क्या है ना सर, मैं क्यों आपको इतना ज्यादा देख के मोटिवेट हो रहा हूँ ना, क्योंकि आप गलतियां कर करके, 2 टाइप के लोग होते हैं ना सर। एक जो होता है वो टॉपर बिल्कुल एकदम प्रॉपर रहते हैं कि अरे मेरे को एक बार में सब याद हो जाता था, मैं एक बार में सब बना लेता था। पर आप यहाँ पर गलतियां किए हैं आपने, आप उस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं। और यही लोगों को, स्टूडेंट्स को देखना रहता है कि रंजन जी भी तो मेरे ही जैसे हैं, मैं भी तो गलती करता हूँ सर। मतलब अगर मैं इस पोजीशन में हूँ और आप यहाँ पर पहुंच गए तो एक स्टूडेंट भी कर सकता है उस चीज को देख के। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए कि जो टॉपर है उसने कोई गलती नहीं की होगी। गलतियां सबसे होती हैं। जो भी टॉपर्स हैं, चाहे ईएससी के टॉपर्स आप देख लें, तो वो भी अपने इंटरव्यू में बताते हैं कि हाँ मैं भी गलतियां करता था, बट मैं उन गलतियों को बहुत सीरियसली लेता था। छोटी से छोटी गलतियों को मैं सीरियसली लेता था। ऐसा नहीं था कि, जैसे मैं अगर एग्जांपल से कोट करूं तो हम एलएसएम में एक पढ़ते हैं कि हमें लोड को, डेड लोड है उसे 1.5 टाइम्स इंक्रीज करना होता है। तो कितनी बार हड़बड़ी में हम भूल जाते हैं उसे करना। तो जो कुछ नॉर्मल लोग होते हैं वो सोचते हैं कि नहीं नहीं ठीक है ये हो गया, मैं अगली बार ध्यान रखूंगा। फिर अगली बार मिस्टेक होती है, फिर सोचते हैं नहीं नहीं अगली बार ध्यान रखूंगा। बट आपको ऐसे नहीं करना है। आप बार बार वो रिपीट कर रहे हैं वो गलती जो आपसे नहीं होनी चाहिए, तो आप उसको सीरियसली लें। आपको ये देखना पड़ेगा कि मैं क्यों कर रहा हूँ ये गलती। इसका मतलब मैं उस सिचुएशन में ये इतना नहीं सोच पा रहा हूँ, या फिर ये चीज़ मेरे दिमाग में क्लिक नहीं करनी है। तो आपको देखना है कि वो चीज़ें आप अपने दिमाग में कैसे क्लिक करवा सकते हैं। आप उसे लिख लीजिए, आप या फिर वैसे क्वेश्चंस को बार बार प्रैक्टिस कीजिए। और ऐसा नहीं है कि प्रैक्टिस कर रहे हैं तो एकदम शांत इन्वायरमेंट, मतलब एकदम चिल होकर प्रैक्टिस कर रहे हैं। अपने प्रेशर डाल के थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि एग्जाम में वो प्रेशर रहेगा। टाइम सेट कर लीजिए कि हाँ मुझे ये क्वेश्चन 20 मार्क्स का है, मुझे 7-10 मिनट में कंप्लीट करना है। फिर देखिए, एक बार गलती होगी, 2 बार गलती होगी, लेकिन अगर आप ऐसे इम्प्रूव करते जाएंगे, ऐसे प्रैक्टिस करते जाएंगे, तो वो गलती धीरे धीरे खत्म हो जाएगी।
तो ये चीज़ें करना बहुत ज़रूरी है। ये बहुत छोटा सा मिस्टेक है जो हर लोग करते हैं स्टार्टिंग में। जी सर, कुछ लोग नहीं भी करते हैं, दैट इज़ वेल एंड गुड, बट मैंने की है, मुझसे ये गलती हुई है, मैं भूल जाता था तो मैंने लिख लिया। मैं लिख लेता था और फिर उसको मार्क कर लेता था कि हाँ ये मुझे ध्यान रखना है क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त। थोड़ा सा सर ऐसे ही हम लोग ना आपको इम्प्रूव उसको करना है। डिस्कस करते हैं। मैं आपसे स्पेसिफिकली जानना चाहता हूँ कि बीपीएससी अगर क्लियर करना है तो कैसे प्रिपेयर करें प्री मेंस और इंटरव्यू को। बिल्कुल आप थोड़ा सा डिटेल में बता दीजिए, क्योंकि आपको भी पता है इसके लिए कंटेंट बहुत कम है और आपसे बेहतर इस चीज को कौन समझा सकता है कि प्री की कैसे करें, मेंस की कैसे करें, इंटरव्यू की कैसे करें, क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है। हम प्री के लिए तो आपको जैसे जीएस पूछा जाता है, उसमें करंट अफेयर्स पूछा जाता है। तो करंट अफेयर्स के लिए जैसे मैंने पहले बताया था कि आप थोड़ा थोड़ा करंट अफेयर डेली पढ़ें, आधा घंटा ही पढ़ें, लेकिन पढ़ें, उसे टच में रखें अपने आप को, चीज़ों को। और करंट अफेयर्स में मोस्टली जैसे इन्वायरमेंट का पार्ट होता है, जो करंट अफेयर का पार्ट होता है, आईसीटी जो होता है, तो ये सारी चीज़ें, साइंस एंड टेक जो है, ये सारी चीज़ें जो है ज़्यादा न्यूज़ में रहती हैं, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ जो हैं ये आती रहती हैं। तो ये सब चीज़ें अगर आपको कहीं दिखे तो आप उनको फोकस रखें, रादर देन कि कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हैं करंट अफेयर जिसको आप निगलेक्ट कर सकते हैं या उतना ज़्यादा ध्यान नहीं दे सकते हैं। तो आपको पहले तो सॉर्ट आउट करनी है चीज़ें कि मुझे करंट अफेयर इतना वास्ट सिलेबस है तो इसमें क्या क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट तो सब कुछ है बट ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, तो वो चीज़ें आप सॉर्ट आउट कर लें। उसके बाद से आप पढ़ते रहें करंट अफेयर, आपका जीएस पोर्शन तो वहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। सिविल के लिए तो मुझे एज सच मुझे नहीं लगता ऑब्जेक्टिव पेपर जो होता है तो उसके लिए कुछ आपको करने की ज़रूरत है। आप बस सीएससी प्रीवियस ईयर कर लें, और अगर आपको फिर भी थोड़ा कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, लग रहा है कि नहीं कोई थोड़ा सा और ज़रूरत है, तो आप कोई और भी ऑब्जेक्टिव की बुक आप प्रेफर कर सकते हैं, वहाँ से आप प्रैक्टिस करें। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा चीज़ें आपके दिमाग में बैठेंगी और उतना कम स्कोप होगा गलती का वहाँ पे। तो सिविल के लिए तो ऑल अबाउट प्रैक्टिस। और जो मेंस का जो पेपर है तो उसमें इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल पूछा जाता है, उसके ऑब्जेक्टिव भी हैं, और एक जीएस जनरल साइंस का पेपर है उसमें सब्जेक्टिव भी आते हैं। तो उसके लिए आप ज़्यादा कुछ बहुत ज़्यादा वास्ट में नहीं करना। जो इम्पोर्टेंट मैकेनिकल के टॉपिक्स हैं जैसे थर्मोडाइनमिक्स में वो इम्पोर्टेंट है। तो हमने भी पढ़ी है, मतलब जो 11th-12th में हम लोग पढ़ते थे थर्मोडाइनमिक्स, या फिर कॉलेज के स्टार्टिंग फर्स्ट ईयर में भी थोड़ा सा मैकेनिकल का पोर्शन पढ़ाया जाता है। तो वहाँ पे वर्क डन और डिफरेंट जो साइकिल्स होते हैं तो उनको आप थोड़ा सा पढ़ लें, रिवाइज कर लें, समझ लें चीज़ों को। तो बहुत ज़्यादा कुछ टफ ऐसा है नहीं, एक बार आप देख लेंगे समझ लेंगे तो ये क्लियर हो जाएंगे। और फिर मैकेनिकल में और जो इम्पोर्टेंट पोर्शन है वो ब्लैक बॉडी रेडिएशन है, ग्रे बॉडी रेडिएशन, तो ये सारी चीज़ें बेसिक ही हैं। ऐसा आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग नहीं पढ़नी है, वो भी आपसे चाह रहे हैं कि बेसिक मैकेनिकल आपको पता होना चाहिए। तो उतना आप कोई भी स्टैंडर्ड बुक उठा के आप आराम से पेपर कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं, बट उसको छोड़ना नहीं है। इम्पोर्टेंट है उसके नोट्स जरूर बनाने हैं, क्योंकि वो नया टॉपिक होगा आपके लिए। सिविल में तो आप रेगुलरली टच में हैं, बट वो तो आपको आप शायद फर्स्ट ईयर के बाद आप पहली बार पढ़ रहे होंगे, तो चीज़ें तो वाइप आउट हो गई होंगी दिमाग से। तो आप उनके नोट्स बनाएं, खुद से बनाएं और खुद अपनी लैंग्वेज में लिखें कि हाँ मैंने ये पढ़ी है तो मैं ये समझा इस चीज़ से, वो इम्पोर्टेंट होता है। और इलेक्ट्रिकल पोर्शन के लिए भी ट्रांसफार्मर है वो इम्पोर्टेंट है। फिर उसके बाद जो सर्किट होता है, बेसिक सर्किट, व्हीटस्टोन ब्रिज हमने पढ़ा था 11th में, ये नाम सुनते ही याद आ जाएगा। तो फिर उसके बाद डेल्टा और स्टार कन्वर्जन कॉलेज के फर्स्ट ईयर में पढ़ा हुआ, सारी चीज़ें पढ़ी हुई हैं। ऐसा सच ऐसा कुछ नया नहीं पढ़ना है हमें कि एकदम से कुछ नया आ गया, बस वो चीज़ें दिमाग में उससे निकल गई हैं, इसलिए लग रहा होगा कि ये क्या आ गया नया अचानक से, ये भी पढ़ना पड़ रहा है। बस उसको धीरे धीरे अगर एक एक घंटा भी टाइम दें, अगर डेली 1 घंटा मैकेनिकल, 1 घंटा इलेक्ट्रिकल और आधा घंटा जीएस पे टाइम दे दें, तो 2.5 घंटे आपके इधर हो गए, और बाकी आप सिविल पे टाइम दे दीजिए। तो चीज़ें आप निकाल सकते हैं 8-9 घंटे अगर आप पढ़ रहे हैं अच्छे से। 2.5 घंटे आपने इधर निकाल दिए, 6 घंटे आप सिविल पे देंगे, तो आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बहुत सही सर। और सर मेंस के लिए भी मतलब कोई बुक रेफर करना रहता है प्रीवियस ईयर, किस टाइप से करें, मतलब ईएससी के ही मेंस से हो जाएगा कि अलग से कुछ प्रैक्टिस करना पड़ता है मेंस के लिए? नहीं, ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप बस ईएससी के प्रीवियस ईयर्स बनाएं, और ईएससी के जो मेंस के जो पेपर हैं प्रीवियस ईयर के, आप उसे बना लें, वो इतना तो सफिशिएंट हो जाएगा आपके लिए कि आप क्वेश्चन आराम से कर लेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी सिविल में। आपको कहीं और ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है।
वही बात हो जाती है कि हम लोग भागने लग जाते हैं, एक ये भी बना लेते हैं बुक, एक वो भी बना लेते हैं, उधर भी देख लेते हैं, और लास्ट में होता क्या है, सबकी खिचड़ी बन जाती है और एग्जाम में कुछ याद नहीं रहता है। तो ये लगता है कि हाँ मैंने पढ़ा है, लेकिन इसका ऑप्शन क्या होगा, सही आंसर क्या है, वो नहीं पता होता है। बस इतना आइडिया लगता है तो पढ़ा है, तो वो चीज़ें नहीं करनी है। आप एक चीज़ ही पढ़ो, लेकिन उसे इतनी अच्छे से पढ़ लो कि वो एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आप सही आंसर मार्क करके आओ। हाँ, अगर आप कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो उस पूरे को बना के, एक बार या दो बार बना के आपको लग रहा है कि नहीं आई एम ऑल ओके विद इट, आप कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर आप डिफरेंट ऑब्जेक्टिव बुक्स हैं वो प्रेफर कर सकते हो, या फिर टेस्ट ले सकते हैं, उससे आपका इम्प्रूवमेंट होता रहेगा, आप रेगुलर टच में रहेंगे। और कोई भी सब्जेक्ट को छोड़े ना। आजकल ये ऐसा हो जाता है कि मेरा एक सब्जेक्ट वीक है तो मैं इसे छोड़ देता हूँ, कितना क्वेश्चन आएगा, 2 या 3 क्वेश्चन आएगा, बट वो नहीं करना है। अगर आप छोड़ रहे हैं, 2 से 3 क्वेश्चन भी अगर आ गया तो कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि हो सकता है रैंक तो छोड़िए, आपके पीछे हो, आप लिस्ट से ही बाहर हो जाए। तो छोड़ना कोई भी चीज़ नहीं है, हर चीज़ों को पढ़नी है और अच्छे से पढ़नी है और रिवाइज प्रॉपरली करना है, कि कभी भी कुछ भी दिमाग में आए, कोई पूछे तो मुझे पता हो, मैं बता सकूँ उन चीज़ों को, ऐसा रिवीजन होना चाहिए। और सर इंटरव्यू कैसा रहता है यहाँ पर जब आप जाते हैं, तो इज इट लाइक इंजीनियरिंग सर्विसेज यूपीएससी वाला जैसा ही रहता है कि थोड़ा लाइट रहता है, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं यहाँ पर? ऑब्वियसली यूपीएससी जैसा टेंशन तो यहाँ नहीं होता है, और हाँ ठीक है, इंटरव्यू है तो आप थोड़े से प्रेशर में ज़रूर रहते हैं, क्योंकि यहाँ वहाँ पे आपसे सीनियर्स बैठे हुए हैं, वास्ट अमाउंट ऑफ एक्सपीरियंस, तो क्या आप पूछ लें, आप सही से जवाब दे पाए ना दे पाए, थोड़ा सा प्रेशर रहता है, बट आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप बस बेसिक्स को यहाँ पे ज़्यादा वो लोग ध्यान देते हैं, आप बेसिक्स पढ़ के जाइए, और थोड़ा सा मतलब एक्सपेक्टेशन रहता है कि हाँ बिहार से हैं तो बिहार के बारे में जान रहे होंगे, तो आप जहाँ से हैं डिस्ट्रिक्ट के, जिस डिस्ट्रिक्ट में उसके बारे में थोड़ा पढ़ लीजिए, बिहार के बारे में थोड़ा सा आइडिया ले लीजिए। ऐसे कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आपके पास आइडिया रहेगा तो कोई भी सामने वाला जो है तो उसे भी सुन के अच्छा लगता है कि हाँ ठीक है, इसे पता है अपनी स्टेट के बारे में। तो इन चीज़ों पे आप गौर करें, और बेसिक्स पे ज़्यादा ध्यान रखना है, किसी भी सब्जेक्ट का बेसिक बेसिक ही क्वेश्चन वहाँ से पूछते हैं और लोग इसी में फंसते हैं। बेसिक्स क्लियर नहीं तो उन्हें भी लगता है कि नहीं, मतलब नहीं है। हाँ उतना मतलब इंटरव्यू में अच्छा वो एक्सपीरियंस नहीं होता है किसी के लिए, ज़्यादा बहुत बड़ी चीज़ें नहीं करनी है। अच्छा सर, ये एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा कि कई बार जो स्टेट एग्जाम्स होते हैं ना, वहां पर स्टेट स्पेसिफिक क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, तो उनकी कैसे तैयारी की जाए? जैसे बिहार पीएससी है तो वहां पर बिहार का पूछा जाता है, ऐसा रहता है क्या? मुझसे तो नहीं पूछा गया था, मुझसे तो पूरा मेरा इंटरव्यू सिविल ओरिएंटेड ही था, लेकिन हाँ वो पूछ सकते हैं बिहार के बारे में, तो बिहार के बारे में बेसिक चीज़ें पढ़ लें, बिहार कब बना था, फाउंडेशन लेके आए, फिर अपनी डिस्ट्रिक्ट के बारे में ज़्यादा पढ़ लें, आपका जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ के बारे में, क्योंकि आप वहाँ से बिलोंग करते हैं, तो आपको ये तो यूपीएससी के इंटरव्यू में भी एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं या फिर आप जहाँ रहे हैं वहाँ के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो ऑब्वियसली अगर यूपीएससी में एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो आप स्टेट पीएससी में जाते हैं तो आपको अपने स्टेट के बारे में थोड़ी जानकारी तो होनी चाहिए, ज़्यादा हिस्ट्री नहीं पढ़नी है, लेकिन हाँ बेसिक बेसिक जो चीज़ें हैं वो आपको पता होनी चाहिए, तो ये अगर आप प्रिपेयर करके जाएंगे तो आपके लिए अच्छी चीज़ है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच अपना इतना वैल्यूएबल टाइम हम लोगों के साथ शेयर करने के लिए। हमने बहुत सारी चीज़ों को कवर किया, बीआरओ हो गया, बीएचईएल हो गया, और उसके बाद बीपीएससी का, मतलब तीनों बीबीबी कोइंसिडेंस हो गया है। तो थैंक यू सो मच इतना सारा शेयर करने के लिए। लास्टली एक चीज़ जो है मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आपको क्या लगता है कि आपके लिए हमेशा मोटिवेटिंग फैक्टर क्या रहा? कोई ऐसा कुछ लाइन, पंक्ति, शायरी, पोयम या सॉन्ग जो आपको हमेशा लगता था कि नहीं यार इसको सुनने से मैं बहुत ज्यादा चार्ज अप हो जाता हूँ, जो आप स्टूडेंट्स के साथ शेयर करना चाहते हैं, अपना सीक्रेट जो आपको हमेशा कहता रहा है कि नहीं रंजन, चाहे कितने भी फेलियर आ जाए आगे बढ़ना है? सर मेरे लिए मोटिवेटिंग फैक्टर हमेशा मेरी मदर रही हैं, क्योंकि उन्होंने मतलब उनकी इच्छा थी और मेरे दादाजी की भी इच्छा थी कि मैं कुछ गवर्नमेंट जॉब में करूं, तो ये दोनों मेरे लिए हमेशा से मोटिवेटिंग फैक्टर रहे हैं। मेरी मम्मी हमेशा मुझे बोलती रहती हैं कि तुम करो, अच्छे से करो, तुम कर सकते हो। तो मैं कभी भी अगर डाउन एंड आउट होता हूँ तो मैं अपनी मदर से बात करता हूँ, उन्हें बताता हूँ कि हाँ ये चीज़ मुझे हैम्पर कर रही है या फिर मैं थोड़ा सा आउट ऑफ लाइन जा रहा हूँ,
तो मम्मी मुझे समझा देती हैं अच्छे से कि नहीं देखो ऐसे ऐसे कर लो ऐसे कर लो। और फिर उसके बाद मैं अपने दोस्त से भी बात करता हूँ, जो मैंने बताया आपको, मेरा जो रूममेट था, तो वो भी हाँ, उससे भी मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिल जाता है करने के लिए, क्योंकि साथ साथ हमने कॉलेज किया, साथ साथ तैयारी की, साथ साथ BHEL में जॉब किया। तो हाँ, आप अपने लिए बस चूज कर लीजिए मोटिवेट। आपको देखना है कि हाँ आपके लाइफ में मोटिवेटर कौन है। चाहे दोस्त हो या मम्मी हो, या फिर कभी कभी सॉन्ग से भी लोग मोटिवेट होते हैं। आप सॉन्ग्स भी सुन सकते हैं। सच मैं सुनता था उस टाइम में, 4-5 सॉन्ग्स थे, तो कभी ऐसा लगता तो मैं लगा के ठीक है सुन लिया, थोड़ा सा फ्रेश हो जाता था। तो आप वो भी कर सकते हैं। जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच सर इतनी सारी चीजें शेयर करने के लिए। मैं स्टूडेंट्स से बोलूंगा अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू अगेन सर कि थैंक यू सर। आपने इतना सारा थैंक टाइम यू। निकाला अपना, और ऐसे ही सेशंस हम लोग और लाते रहेंगे। कोई भी डाउट रहे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, हैव अ नाइस डे। थैंक यू सर। It's time to experience something glorious. Unacademy Combat. Compete, crack, conquer. A challenging gate contest engineered to give you an experience like none other. Where you put your knowledge to test and battle it out with the best. To bring out the best in you, Unacademy Combat is the most competitive, gamified contest for gate till date, with the best of the questions by best educators. with detailed video solutions from top educators right after each contest. Combat live with peers to get real-time rankings and win big. Participate in every contest to improve your ratings. Challenging contests every fortnight or alternate Sunday. Live ranking after every question. Big rewards for top rankers. Your passion to crack gate deserves this. Your hard work towards your dream deserves this. Fuel your inner fire for the ultimate gate challenge. Unacademy Combat. Register now. Hello learners, don't forget or miss our special class feature on Unacademy platform or application. Special class features are interactive live classes, polls for the learners, raise a hand feature, never miss a class, lecture notes, and you can go through lectures from anytime and from anywhere.